हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। जैसा कि आप जानते हैं कि AMU 11 इंट्रेंस का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और आप सभी लोग बेसब्री से अपनी काउंसलिंग की डेट्स का इंतज़ार कर रहे थे। तो काउंसलिंग की डेट जो है वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने रिलीज़ कर दी है। काउंसलिंग की डेट जो है वो है 6 जुलाई, जो कि कल है। तो अच्छा, जब काउंसलिंग की हम बात करते हैं तो स्टूडेंट्स के मन में क्वेश्चन ये आता है कि काउंसलिंग में होता क्या है और काउंसलिंग किस तरीके से करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए होंगे वहाँ पे काउंसलिंग को अपनी पूरा करने के लिए, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आज हम इस अपने सेशन में यही बात करेंगे कि किस तरीके से हम काउंसलिंग करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और क्या चीज़ें करनी है काउंसलिंग में और क्या चीज़ें नहीं करनी हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ग्रेविटी ने इस बार AMU 11 एंट्रेंस में भी बहुत अच्छे सिलेक्शंस दिए हैं जो आपके स्क्रीन पर हैं। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं रिजल्ट्स को। बाकी काउंसलिंग के बारे में हम आगे बात करते हैं कि प्रोसेस किस तरीके से होगा आपका काउंसलिंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा शेड्यूल जो है वो AMU ने रिलीज़ किया है कि किस किस डेट को आपको क्या क्या करना होगा प्रोसेस ऑफ काउंसलिंग में। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 6 जुलाई से लेके 8 जुलाई 2024 तक रजिस्ट्रेशन करना होगा आपको। ठीक है, अच्छा, रजिस्ट्रेशन में क्या होता है? रजिस्ट्रेशन में ये होता है कि आपको अपना एक लॉगिन आईडी जनरेट करना होता है पोर्टल पे। जो आपका काउंसलिंग का जो पोर्टल होता है उस पर आपको एक अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होता है, वो आपको अभी आगे बताया जाएगा। उसके बाद में जब आप अपना आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लेते हो कुछ डिटेल्स फिल करके, तो उसके बाद में आपको उसी आईडी पासवर्ड के साथ ही मतलब लॉगिन करना होता है। उसके बाद में डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं। डॉक्यूमेंट में आपके क्या क्या लगते हैं ये भी मैं आपको शुरुआत में ही बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट में आपका सिग्नेचर लगेगा, आपकी एक फ़ोटो लगेगी, आपकी 10th की मार्कशीट लगेगी और अगर आपने किसी स्पेशल कैटेगरी के लिए अप्लाई किया। अच्छा, 11th इंट्रेंस में कौन कौन सी स्पेशल कैटेगरीज होती हैं? देखिए, CA होती है, चाइल्ड ऑफ एल्यूमनाई, CE होती है, चाइल्ड ऑफ एम्प्लॉय, SC ST OBC और एक DS भी होता है। अच्छा, DS के बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता है। DS का मतलब होता है डिस्टेंट स्टूडेंट, मतलब डिस्टेंट स्टेट स्टूडेंट, जो कि कहीं बहुत दूर से स्टेट के जो स्टूडेंट होते हैं उनके लिए वो DS कैटेगरी भी होती है यहाँ पे अप्लाई। तो इसमें हम क्या करते हैं कि सारे जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है ना, आपको जब आप वहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तब। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। अच्छा, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। ठीक है ना, तो वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपका होगा AMU के द्वारा। ठीक, 9 जुलाई से लेके 11 जुलाई 2024 तक। ठीक है, अच्छा, 12 जुलाई में क्या होगा कि जैसे मान लीजिए किसी वजह से आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए, है ना। अगर मान लो आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए किसी वजह से, तो आपको दोबारा से डॉक्यूमेंट को रीसबमिशन करने का मौका मिलेगा, दोबारा सबमिट करने का मौका मिलेगा। 13 जुलाई 2024 को वेरिफिकेशन ऑफ रीसबमिटेड डॉक्यूमेंट्स, दोबारा से जो आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करोगे उसी मतलब उसके लिए ही वेरिफिकेशन होगा इस डेट को। ठीक है, अच्छा, डॉक्यूमेंट रिजेक्ट क्यों होते हैं? जैसे मान लीजिए आप डॉक्यूमेंट प्रेजेंट नहीं कर पाए, प्रेजेंट किए तो उसमें उस चीज़ का प्रूफ नहीं है। अगर मान लीजिए आपने वहाँ पे SC कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है और आपने जब डॉक्यूमेंट अपलोड के टाइम में उसको अपलोड किया तो उसमें जो कंटेंट होना चाहिए वो कंटेंट नहीं है, तो जो AMU होगा उस डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो वो रिजेक्ट माना जाएगा। ठीक है ना, तो इन दैट केस आपको दोबारा से उसको करेक्शन करवा के उसको अपलोड करना होगा। वही होता है आपका रीसबमिशन। और रीसबमिशन के बाद में जो अगली डेट दी हुई है उसमें आपका उस डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद में 14 जुलाई 2024 से 15 जुलाई 2024 तक प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फर्म लिस्ट 1। फर्म लिस्ट मतलब कंफर्म लिस्ट 1। तो
पहले राउंड का जो ये प्रोसेस है ये हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा कि इसके बाद में कंफर्म लिस्ट फर्स्ट आएगी जिसमें उन कैंडिडेट्स के नाम होंगे जिनको एमयू में एडमिशन मिलेगा फर्स्ट राउंड में, ठीक है। उसके बाद में एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट एडमिशन फी बाय द कैंडिडेट ऑन फर्म लिस्ट 1। अब जो भी कैंडिडेट इस राउंड में फर्स्ट राउंड में सिलेक्ट होंगे उनका क्या होगा कि उनकी फी सबमिट होगी 16 जुलाई से 18 जुलाई तक उनका एडमिशन एक्सेप्ट होगा और उनकी जो फी है वो सबमिट होगी। उसके बाद में 19 जुलाई 2024 को ग्रेस पीरियड विद फाइन एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ एडमिशन फी बाय द कैंडिडेट ऑन फॉर्म लिस्ट 1। अच्छा, मान लीजिए कि 16 जुलाई से 18 जुलाई तक कोई कैंडिडेट ऐसा है जिसने एडमिशन के लिए अप्लाई नहीं किया और फी अपनी पे नहीं की, तो इन दैट केस 19 जुलाई को फाइन के साथ में जो भी एमयू आपको बताएगा कि 500,000 जो भी आपको फाइन देना है, उसके साथ में आपको एक और मौका दिया जाएगा कि 19 जुलाई को आप अपना एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे पेमेंट भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा कुछ फाइन देना पड़ेगा जो भी अमाउंट आपका एमयू बताएगा। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, उसके बाद में 28 जुलाई 2024 से 21 जुलाई 2024 तक रजिस्ट्रेशन लॉगिन डॉक्यूमेंट अपलोड चॉइस फिलिंग वेर एवर रिक्वायर्ड एंड सबमिशन बाय द कैंडिडेट्स। इसमें क्या होगा कि फॉर्म लिस्ट 2 के लिए रजिस्ट्रेशन होगा। अच्छा, पहली लिस्ट हो गई रिलीज, ठीक है ना, और उसमें क्या हुआ कि जो भी कैंडिडेट्स सेलेक्ट होने थे फर्स्ट राउंड के थ्रू वो हो गए। अब दूसरे राउंड में होगा, ठीक है, तो दूसरे राउंड में क्या होगा कि फिर से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से वही लॉगिन करना होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, चॉइस फिलिंग करनी होगी वेर एवर रिक्वायर्ड। चॉइस, अच्छा, चॉइस फिलिंग का मतलब क्या होता है? चॉइस फिलिंग का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि आपकी रैंक है 31, ठीक है ना, तो आपको क्या करना होगा कि आपको कुछ स्कूल्स की लिस्ट दी जाएगी, ये स्कूल आपको मिल रहा है या ये सब्जेक्ट्स आपको मिल रहे हैं, तो उसमें क्या करना होगा कि आपको अपनी चॉइस फिल करनी होगी कि हम इस स्कूल में एडमिशन लेना चाहते हैं और ये सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा एंड सबमिशन बाय द कैंडिडेट, और जहां जहां आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन दिया जाएगा वहां पे आपको चॉइस फिल करनी होगी और उसके बाद में क्या करना होगा कि सबमिशन बाय द कैंडिडेट, और आपको उस फॉर्म को सबमिट करना होगा। अच्छा, 22 जुलाई से 23 जुलाई तक वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स होगा, ठीक है। 24 जुलाई से रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, जो फिर से मैं वही बात आ गई कि आपका डॉक्यूमेंट जो है कोई भी वो किसी वजह से अगर रिजेक्ट होता है तो उसको आप दोबारा से रीसबमिट कर सकते हो 24 जुलाई को, है ना। और 25 जुलाई को आप क्या करोगे, दोबारा से जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं जो कि आपके रिजेक्ट हो गए थे किसी वजह से, तो वो दोबारा से वेरीफाई होंगे, ठीक है। 26 जुलाई को क्या होगा, प्रिपरेशन एंड डिस्प्ले ऑफ फॉर्म लिस्ट 2। अच्छा, पहली लिस्ट आ गई, एक प्रोसेस करने के बाद में सेकंड लिस्ट जब आएगी तो उसके लिए भी सेम प्रोसेस करना होगा, जो बचे हुए बच्चे होंगे, ठीक है ना। तो उसके बाद में कंफर्म लिस्ट 2 आएगी। अच्छा, 27 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक एक्सेप्टेंस ऑफ एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ एडमिशन फी बाय द कैंडिडेट्स ऑन फॉर्म लिस्ट 2। अच्छा, जब फॉर्म लिस्ट 2 आ जाएगी तब भी कैंडिडेट्स को वही करना होगा कि अपना एडमिशन के लिए अप्लाई करना होगा वहाँ पे और फी सबमिट करनी होगी। अच्छा, 29 जुलाई को क्या करना होगा, अब वही बात फिर से कि भाई कोई एडमिशन से रह गया है, उसने फी सबमिट नहीं की है या एडमिशन के अप्लाई नहीं किया है, तो उसको एक दिन का मौका और दिया जाता है और उसमें वो फी भर सकता है, एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा, आगे आते हैं अब। अच्छा, 30 जुलाई अब फिर से थर्ड फॉर्म लिस्ट के लिए भी वही सेम प्रोसेस होगा। अच्छा, कुछ पॉइंट्स इसमें लिखे हुए हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। इन केस ऑफ नॉन सबमिशन विद इन स्टिपुलेटेड टाइम द कैंडिडेट विल फॉरफिट हिज हर क्लेम फॉर एडमिशन इन दैट राउंड। अच्छा, अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा कैंडिडेट है जो कि टाइम दिया हुआ है, ग्रेस पीरियड को मिला के सब जो भी टाइम दिया हुआ है उसमें अपना जो एडमिशन है उसको क्लेम नहीं करता है, तो इन दैट केस
उसका एडमिशन जो है किसी दूसरे बच्चों को दिया जाएगा, मतलब ऐसा माना जाएगा कि वो एडमिशन लेना ही नहीं चाहता है। Candidates who have been rejected during verification due to eligible, wrong, incomplete and uploaded documents may resubmit their correct document within the stipulated time they wish to be considered for admission। अच्छा, कुछ कैंडिडेट्स जैसे अभी हमने बात की थी कि किसी कारणवश वो क्या करें, क्या हो गया है कि भाई डॉक्यूमेंट जो है वो रिजेक्ट हो गए हैं, तो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गए हैं तो रिसबमिशन के लिए एक डेट दी गई है, उस पर आप अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो रिसबमिट कर सकते हो, जो टाइम दिया हो गया है उसमें ही, उसके बाद मौका नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और candidates admitted in any round of counseling after the payment of requisite fee shall be automatically upgraded to their submitted preferred course school center where applicable they need not to participate in any subsequent round of counseling। अच्छा, यहाँ पे ये दिया हुआ है कि जैसे मान लीजिए आपकी काउंसलिंग हुई फर्स्ट राउंड में, है ना, और सब कुछ सही हो गया, उसके बाद में आपने उसी राउंड में अपनी फीस सबमिट कर दी, ठीक है, तो अब आपकी चॉइस के हिसाब से आपको कोर्स दिया जाएगा, आपकी चॉइस के हिसाब से आपको सेंटर दिया जाएगा, या आपकी चॉइस के हिसाब से आपको कोर्स दिया जाएगा, ठीक है, स्कूल दिया जाएगा, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो उसके बाद में आपको आने वाले किसी भी राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रीड द यूज़र मैनुअल फॉर, अच्छा यूज़र में ये चीज़ें मैं समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर बाई चांस किसी को कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो एएमयू की वेबसाइट पे एक पूरा यूज़र मैनुअल दिया हुआ है कि काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या चीज़ें करनी है, क्या चीज़ें नहीं करनी है, किस और शेड्यूल जो है ये पूरा एएमयू की साइट पे पड़ा हुआ है, ठीक है। एएमयू ने इसको ऑफिशियली रिलीज़ किया था, ठीक है, तो वहाँ से भी आप इसको देख सकते हो, यही इस लास्ट पॉइंट में लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, काउंसलिंग का जो लिंक है, मतलब वेबसाइट का जो लिंक है वो पूरा ये है, HTTP ये पूरा दिया हुआ है, जो भी दिया हुआ है, इस पे आप क्लिक करके डायरेक्ट उसी पेज पे चले जाओगे जहाँ पे काउंसलिंग शुरू होगी आपकी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कौन कौन से स्टेप्स आते हैं काउंसलिंग में वो बात कर लेते हैं। पहला आता है रजिस्ट्रेशन, दूसरा आता है लॉगिन, तीसरा आता है डॉक्यूमेंट अपलोड, स्कैन फोटो बोथ साइड्स। डॉक्यूमेंट में आपका क्या लगेगा, स्कैन फोटो, मतलब देखो कोई भी डॉक्यूमेंट अगर जैसे मान लो फर्ज करो कि आपकी 10th की मार्कशीट लगनी है, तो या तो आप उसको, भाई स्कैनर तो सबके पास होता नहीं है, फ़ोन में जो स्कैनर होता है उससे स्कैन करके आप उसको अपलोड कर सकते हो, या उसकी फ़ोटो भी आप अपलोड कर सकते हो। बट ये याद रखिएगा कि उस सिर्फ मार्कशीट की फ़ोटो होनी चाहिए। आप जो फ़ोटो भेजोगे अपलोड करोगे उसमें उसको अच्छे से क्रॉप करके उसको अपलोड करना है, ठीक है। या तो फ़ोटो हो या तो स्कैंड हो। उसके बाद में दोनों साइड होना चाहिए। दोनों साइड का मतलब क्या हो गया, जैसे मार्कशीट में दोनों साइड लिखा होता है, ठीक है, अगर दोनों साइड लिखा हुआ है दोनों साइड की फ़ोटो। अब आपकी जो पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसमें पीछे तो कुछ लिखा नहीं होता है ना, तो पीछे का उसमें अपलोड नहीं करना होता। जहाँ पे पीछे जिस डॉक्यूमेंट में पीछे कुछ मेंशन होगा, रिमेंबर जिस डॉक्यूमेंट में पीछे कुछ होगा लिखा तो वही आपको बैक साइड अपलोड करना है। और एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइसेस एंड इज लॉकिंग वेरेवर रिक्वायर्ड, अभी बताया था मैंने कि स्कूल की चॉइस, सेंटर की चॉइस या सब्जेक्ट की चॉइस आपको दी जाएगी जहां भी रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको आपको फिल करना है और उसको लॉक करना है। सबमिशन ऑफ चॉइसेस एंड द अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स, रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स इफ रिक्वायर्ड एज पर वेरीफायर्स रिपोर्ट। अच्छा, एमयू के जो वेरीफायर्स होते हैं वो आपका डॉक्यूमेंट अपलोड जो आप करोगे उसको वेरीफाई करेंगे। इन केस अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है तो आपको दोबारा से उसको रीसबमिशन करना होगा। और पेमेंट ऑफ रिक्वायर्ड एडमिशन फी इफ ऑफर्ड एडमिशन, अगर आपका एडमिशन डन हो जाता है काउंसलिंग की प्रोसेस के बाद में और आपको एडमिशन ऑफर किया जाता है, तो जो भी फीस एमयू के द्वारा तय की गई है उस पर्टिकुलर कोर्स की जो आप ऑप्ट करना चाहते हो, तो वहाँ पे आपको अपनी फीस पे करनी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन, अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इस प्रोसेस को कर कौन सकता है। देखो,
अगर आपका नाम वेटिंग लिस्ट में है, ठीक है, अगर आपका नाम कंफर्म लिस्ट में है, जो लिस्ट जारी करता है एएमयू जिसमें कि सारे स्टूडेंट्स के नाम होते हैं, चाहे वो आप वेटिंग लिस्ट में हो चाहे आप कंफर्म लिस्ट में हो, दोनों ही केस में आप मतलब काउंसलिंग अपनी करोगे जाके। और वहाँ कहाँ करोगे जाके? जो पिछले अभी एक पिछले पेज में लिंक दिया हुआ था उस लिंक पे जाके। चलिए अब इसमें क्या लिखा हुआ है? ऑल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स दैट इज हु फिगर इन द सिलेक्टेड चांस मेमो नॉमिनेशन लिस्ट ऑफ द कंसर्न कोर्स आर रिक्वायर्ड टू विजिट द एमयू ऑनलाइन पोर्टल फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन एंड क्लिक ऑन रजिस्टर बटन मार्क्ड इन रेड बॉक्स। अब उस पेज पे जाना है और रजिस्टर पे क्लिक करना है। रजिस्टर पे कहाँ क्लिक करना है ये हम आपको दिखा देते हैं। देखो जब आप उस पेज पे जाओगे तो आपको वहां पे इस तरीके का पेज दिखाई देगा, ठीक है। अब साइन इन करने से पहले तो आपको रजिस्टर करना होगा उस साइट पे, तो सबसे पहले आप रजिस्टर करोगे। रजिस्टर यहाँ पे लिखा हुआ है, रजिस्टर हियर टू क्रिएट अ काउंसलिंग अकाउंट ऑफ द कोर्सेज फॉर ईच योर काउंसलिंग हैज टू बी डन। जिस कोर्स के लिए भी आपको काउंसलिंग करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके ये ब्लू जो दिख रहा है ना रजिस्टर, जब इस पर आप क्लिक करोगे तो क्या होगा कि उस मतलब काउंसलिंग पोर्टल जहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है वहाँ पे आप चले जाओगे, ठीक है। अच्छा, अब रजिस्ट्रेशन में कौन कौन सी डिटेल्स चाहिए होंगी? आपका रोल नंबर चाहिए होगा, आपका एप्लीकेशन नंबर चाहिए होगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ चाहिए होगी। रोल नंबर आपका वही सेम होगा जो आपके एडमिट कार्ड में होगा या आपके जो भी अदर डॉक्यूमेंट्स थे एमयू 11th एंट्रेंस के जिससे कि आपको हॉल में एंट्री मिली थी एग्जाम के टाइम में, वो एप्लीकेशन नंबर उसमें ही लिखा होगा। डेट ऑफ बर्थ आपकी वही सेम रहेगी जो फॉर्म भरते टाइम आपने लिखी थी, है ना। तो जब आप ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लोगे तो इसमें आगे क्या होगा ये हम आगे देखते हैं। अच्छा, इसके बाद में क्या करना होगा आपको एक पेज दिखाई देगा जिसमें कि आपको ईमेल अपना लिखना होगा और मोबाइल नंबर लिखना होगा। मोबाइल नंबर में आपको 91 जो शुरुआत में लिखा जाता है वो नहीं लिखना होगा। और ईमेल जब लिख लोगे आप तो आप यहाँ क्लिक टू वेरीफाई पे क्लिक करोगे, है ना। और जब मोबाइल नंबर लिख लोगे तो आप क्लिक टू वेरीफाई पे क्लिक करोगे। और उसके बाद क्या होगा, जब आप क्लिक टू वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो आपका जो ईमेल जैसे सबसे पहले हुआ तो ईमेल पे ओटीपी जाएगा। फिर अगर आप फ़ोन नंबर फिल किए हो और क्लिक टू वेरीफाई पे क्लिक करते हो तो उस पर ओटीपी जाएगा, है ना। और ओटीपी का भी एक कॉलम आएगा, वहां पे आप ओटीपी फिल करोगे तो उसके बाद में क्या होगा कि इस तरीके से स्क्रीन आ जाएगी जहां पे आपका ईमेल लिखा होगा, उसके आगे वेरीफाइड जो है वो ग्रीन हो जाएगा। आपका मोबाइल नंबर लिखा होगा उसके आगे वेरीफाइड जो है वो ग्रीन हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि आपका जो ईमेल है वो भी वेरीफाई हो चुका है, आपका मोबाइल नंबर जो है वो भी वेरीफाई हो चुका है। आगे आते हैं। अब क्या करना है आपको? अब आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना है आपके हिसाब से जो आप याद रख सको। ये चीज़ याद रखिएगा कि ऐसा पासवर्ड आप बनाओ जो कि या तो आप कहीं नोट कर लो या याद रख सको। क्या होता है, क्योंकि इस पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान जैसे मान लो कभी नेट ऑफ हो गया या कुछ हो गया, ठीक है, पूरे जो ऑप्शन है वही काट दिया आपने किसी वजह से या धोखे से कट गए, तो पासवर्ड जो है आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पूरी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इसी से हो रही है। जब तक आपका पासवर्ड नहीं याद होगा आप दोबारा से अपने अकाउंट को रिकवर नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसा भी एक ऑप्शन है कि आप अपना पासवर्ड जो है वो रीसेट कर सकते हो, उसके बारे में आगे बताएंगे। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू एंटर पासवर्ड ऑफ हिज हर चॉइस एज पर पासवर्ड पॉलिसी शोन। अब देखो पासवर्ड पॉलिसी वो आपको मेंशन होगी जिसमें कि आपको दिया होगा कि अल्फा न्यूमेरिक लिखना है और कुछ सिंबल्स भी होने चाहिए, है ना। तो पासवर्ड पॉलिसी दी होगी, उसी हिसाब से आपको पासवर्ड अपना क्रिएट करना है। और इसमें आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसा कि आप कभी कभी फ़ोन में ऐसा प्रोसेस करते हो तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद रजिस्टर कर देना है, आप रजिस्टर हो जाओगे। अब नोट में क्या लिखा हुआ है, पहला तो रिमेम्बरेंस ऑफ पासवर्ड मैंने बता दिया, पासवर्ड किस लिए याद रखना जरूरी है, ठीक है। और अगर इन केस आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप रीसेट पासवर्ड का एक ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करोगे और उसके बाद में क्या होगा कि आपके
रीसेट पासवर्ड पे क्लिक करने के बाद में आपका ईमेल, आपको एक स्क्रीन आएगी, उस पर फिल करना होगा। आपके ईमेल पे एक OTP जाएगा, उसको आप वहाँ पे एंटर करोगे एक स्क्रीन पे जो आएगी आपके सामने, और उसके बाद में आपका पासवर्ड जो है वो रिकवर हो जाएगा, मतलब आप दोबारा से अपना पासवर्ड बना सकोगे। अब दूसरा पॉइंट लिखा है नॉट परमिटेड फॉर रजिस्ट्रेशन। किसी का भी अगर नाम वेटिंग लिस्ट में भी नहीं है और सिलेक्टेड लिस्ट में भी नहीं है तो वो इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को ना करे। अच्छा, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनका नाम जो है वो एक लिस्ट से ज़्यादा लिस्ट में होगा, तो उनको क्या करना है कि उनको रजिस्टर करना है, और रजिस्टर करने के बाद में आप एक ही बार में सारे जितने भी लिस्ट आपकी होंगी जिनमें आपका नाम होगा उसकी काउंसलिंग कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे फॉरगॉट पासवर्ड की बात मैंने की थी, तो अब जैसे मान लो आप अपना फर्ज करो पासवर्ड भूल गए, तो यहाँ पे लिखा हुआ ईमेल पासवर्ड और फॉरगॉट पासवर्ड, तो फॉरगॉट पासवर्ड पे आप क्लिक करोगे। इफ यू हैव फॉरगॉट योर पासवर्ड प्रोवाइड योर ईमेल, और तो प्रोवाइड योर ईमेल, तो यहाँ पे ईमेल अपना डालोगे आप, ठीक है, और सबमिट कर दोगे। इसके बाद में और जो भी प्रोसेस बताया था, जब ईमेल डाल दोगे तो आपके फ़ोन पे ईमेल पे एक OTP चला जाएगा। उस OTP को डालने के बाद में आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हो, दोबारा से बना सकते हो। अब इसमें जो अगला प्रोसेस है वो है अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। तो अपलोड ऑफ डॉक्यूमेंट्स में आते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होगा कि फोटो, ठीक है, हाई स्कूल इक्विवेलेंट, ग्रेजुएशन। अच्छा, इसमें आप देख पा रहे होंगे कुछ 11th एंट्रेंस वाले बच्चों की मैं बात कर रहा हूँ कि कुछ ऑप्शंस आपके मतलब के होंगे, कुछ आपके मतलब के नहीं होंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सेलेक्ट अपलोड टाइप, ठीक। तो सेलेक्ट अपलोड टाइप में क्या होगा, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, अब जैसे मान लो आपको फोटो अपलोड करनी है, तो आपने ऑप्शंस में फोटो पे क्लिक किया और उसके बाद में अपलोड फाइल, चूज फाइल। तो चूज फाइल में आप जैसे मान लीजिए आपकी फोटो उस फॉर्म में पड़ी हुई है आपके कंप्यूटर में, जैसे PDF फॉर्म में हो गई या JPG फॉर्म में हो गई या JPEG फॉर्म में हो गई, तो आप वहां से ब्राउज करके क्लिक कर दोगे, है ना। एक्सेप्टेड फाइल फॉर्मेट्स आर JPG, PNG, GIF, PDF, और मैक्सिमम फाइल साइज जो है वो 2 MB का होना चाहिए, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड द कलर्ड स्कैन कॉपीज बोथ साइड्स इफ बैक साइड इज नॉट ब्लैंक। अच्छा, कलर्ड स्कैन या फोटो उस डॉक्यूमेंट की होनी चाहिए। किस तरीके की होनी चाहिए, दोनों तरफ। अगर मान लीजिए बैक साइड पे भी कुछ लिखा हुआ है तो आपका फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों की होनी चाहिए, और अगर बैक साइड पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो सिर्फ फ्रंट साइड की होनी चाहिए। क्लास 10th की मार्कशीट PDF, JPG या JPEG फॉर्मेट में। स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट मैंने पहले भी बताया था कि कौन कौन से होते हैं, CA, CE, SC, ST, OBC और DS कैटेगरी, है ना। तो अगर ये एप्लीकेबल हैं तो इन स्पेशल कैटेगरीज के सर्टिफिकेट भी आप अपलोड करोगे। और कैंडिडेट में आल्सो अपलोड द फॉलोइंग कलर्ड स्कैन कॉपीज। अब कुछ ये डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट ऑफ अदर एग्जामिनेशन पास इफ एनी, ये तो ग्रेजुएशन वालों के लिए होता है, इसको हम छोड़ देते हैं। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, लीव सैंक्शन ऑर्डर इफ एप्लीकेबल, ये जो, अच्छा, इनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो कि ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना। और अगर देखो इसकी बात करें अगर, तो ये अगर एप्लीकेबल होगा तो लगाओ, नहीं तो मत लगाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। माइग्रेशन सर्टिफिकेट कोई ज़रूरी नहीं होता, ठीक है। और TC जैसे है ट्रांसफर सर्टिफिकेट, तो वो भी अगर आपके पास अवेलेबल है तो लगा सकते हो, अगर नहीं अवेलेबल है तो कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टू अपलोड अ डॉक्यूमेंट द प्रोसीजर इज एज फॉलोज। अब किसी भी डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए क्या प्रोसेस है, जैसे मान लो हमें फोटो अपलोड करना है, ठीक है, तो सेलेक्ट अपलोड टाइप पे हमने क्लिक किया, फोटो पे इस पे कई सारे ऑप्शंस आएंगे और उसमें हम फोटो पे क्लिक करेंगे, उसके बाद फाइल चूज करेंगे, ब्राउज करेंगे उस फाइल को अपने कंप्यूटर पे या फोन पे, जैसा भी होगा। कोशिश करिए इसको आप लैपटॉप से भरें या सिस्टम पे भरें तो ज़्यादा आसानी रहेगी। पहले क्या होता था
कि 2-3 साल पहले बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती जब ये नया सिस्टम डेवलप हुआ था ऑनलाइन काउंसलिंग का, क्योंकि पहले क्या होता था, कोविड के टाइम से ये शुरुआत हुई है कि भाई फिजिकली हम काउंसलिंग नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस हो गए थे उस टाइम पे। तो तब से क्या हो रहा है, एएमयू जो है वो ऑनलाइन काउंसलिंग ही करा रहा है। तो इसमें आप क्या करोगे, फाइल चूज करोगे और उसको अपलोड कर दोगे, ठीक है। अब फाइल में आपका सिग्नेचर की फ़ोटो हो सकती है, हाई स्कूल या इक्विवेलेंट मार्कशीट हो सकती है, ग्रेजुएशन की मार्कशीट हो सकती है। बाकी आप लोगों की ग्रेजुएशन की मार्कशीट होगी नहीं क्योंकि आप 11th के एंट्रेंस के स्टूडेंट्स हो, है ना। अब जब आप सेलेक्ट पे क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, ये देखो एरो है, पूरा ड्रॉप डाउन मेन्यू अपीयर होगा, तो उसमें आप सेलेक्ट करो जो भी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है उसको, ठीक है। और यहाँ पे फाइल चूज करो, जैसे कि सिग्नेचर अपलोड करना है तो जहाँ पे पड़ा होगा उसको ब्राउज करना है और उसके बाद में अपलोड कर देना है। ये देखो, जैसे फोटो अपलोड करना है तो फोटो पे क्लिक किया और अपलोड कर दिया। स्पेसिफाई द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट टू बी अपलोडेड, मार्कशीट फर्स्ट सेमेस्टर, नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। अब जैसे हाई स्कूल की मार्कशीट आपने अपलोड की तो उस पर आपको लिख देना हाई स्कूल मार्कशीट। उसके बाद में फाइल चूज करना है, मतलब ब्राउज करना है अपने कंप्यूटर या पीसी से या फोन से। उसके बाद में चूज फाइल पे क्लिक करना है और ब्राउज करना है लोकेशन से जहां पे वो फाइल आपकी पड़ी हुई है। और उसके बाद में क्या करना है, ब्राउजिंग फाइल लोकेशन, क्लिक ऑन द अपलोड आइकन टू अपलोड द डिजायर्ड डॉक्यूमेंट। और उसके बाद में जब ब्राउज कर लोगे तो उसके बाद क्या करना है, अपलोड करना है उस डॉक्यूमेंट को। वन में यूज द रीसेट बटन इफ द कैंडिडेट। अच्छा, जैसे मान लो कि आपने कोई गलत डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया तो अपलोड के बगल में ही एक रीसेट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो वहां पे आप क्लिक करके उस चीज को रीसेट कर सकते हो और उस डॉक्यूमेंट को दोबारा से अपलोड कर सकते हो। Once a document is uploaded, the counter will depict the number of documents uploaded under each section. अब जैसे मान लो फोटो अपलोड हो गई तो उसके आगे एक फोटो आपने अपलोड की है, वैसे एक ही फोटो अलाउ है अपलोड करना, तो उसके आगे दिखा देगा कि एक फोटो अपलोड हो गई है, मतलब ये येलो जैसा हो जाएगा कुछ। फॉर कंफर्मेशन द कैंडिडेट में क्लिक ऑन द रेलेवेंट फील्ड under upload documents to verify whether the document is uploaded or correctly or not. अब जैसे मान लो आप क्या कर सकते हो, फोटो उस फील्ड पे क्लिक करोगे, ठीक है ना, तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। और अगर आपको लगता है कि फोटो गलत अपलोड हुई है तो डिलीट करने के लिए आपको उसके बगल में ही बिन का ऑप्शन दिया गया होगा, तो उस पर आप क्लिक कर सकते हो बस। Once the candidate has uploaded all the relevant documents, he/she may click on the next button to proceed further. अब जैसे मान लो 11th एंट्रेंस में आपको फोटो अपलोड करनी है, सिग्नेचर अपलोड करना है और आपकी मार्कशीट अपलोड करनी है और क्या अपलोड करना है, क्या अपलोड कर रहा है, आपका स्पेशल कैटेगरी का सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें आप अपलोड करने के बाद में नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आगे बढ़ने के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। After navigating to the next screen, the counseling dashboard, the candidate would be shown his credentials, login of the course in which his name is there, select chance list as available in the database. अब जैसे मान लो आपने ये सब कर लिया, ठीक है ना, तो आपका ये दिखाएगा डैशबोर्ड, बड़ा दिखाएगा कि आपका एप्लीकेशन नंबर ये है, रोल नंबर ये है, कोर्स कोड आपका ये है, कोर्स नेम आपका ये है। भाई आप 11th एंट्रेंस में ऑप्ट करोगे तो आपका यहाँ पे 11th लिखा होगा, साइंस कॉमर्स डिप्लोमा जो भी होगा। और स्टेटस सबमिशन पेंडिंग, आपने अभी अपना जो एडमिशन है वो सबमिट नहीं किया है, मतलब आपने अप्लाई पूरी तरीके से नहीं किया तो सबमिशन पेंडिंग दिखाएगा और एक्शन जो है प्रोसीड दिखाएगा, ठीक। आप अभी एक्शन को पूरा कर रहे हो, ठीक है। यूज प्रोसीड बटन अगेंस्ट द कोर्स फॉर विच, अभी जो प्रोसीड बटन दिखाया था उस पर आपको क्लिक करना है। विच द कैंडिडेट डिजायर्स टू कंप्लीट काउंसलिंग एडमिशन फॉर्मेलिटीज, यूज द प्रोसीड बटन अगेंस्ट द कोर्स। अब इसमें कई सारे कोर्स भी लिखा होंगे। अच्छा, एक काम करते हैं, पिछली स्क्रीन पे जाते हैं, है ना, अभी आपको बताते हैं। देखो यहाँ पे कई सारे कोर्स दिए होंगे, ठीक है। तो
अब किस में आपको एडमिशन लेना है भाई, जैसे मान लो कि कोई बंदा है जिसका कि 11th इंटरेस्ट में डिप्लोमा में भी नाम आ गया है, साइंस में भी नाम आ गया है, अब आपको किस में एडमिशन लेना है तो उसमें ही आप प्रोसीड करोगे, दोनों में नहीं करोगे, ठीक है। वंस द प्रोसीड बटन इज क्लिक द पॉपअप डायलॉग बॉक्स में शो योर नेम आल्सो अपेयर्स इन नॉमिनेशन इन स्पेशल कैटेगरी, क्लिक ओके टू प्रोसीड इन स्पेशल कैटेगरी और कैंसिल टू कन्फर्म। अच्छा जैसे कि ही आप प्रोसीड बटन पर क्लिक करोगे तो आपका नाम दिखाएगा कि स्पेशल कैटेगरी में शो हो रहा है। अगर आप स्पेशल कैटेगरी में प्रोसीड करना चाहते हो आगे, मतलब स्पेशल कैटेगरी में आते हो, तो आपको ओके पे प्रोसीड करना है, क्लिक करना है, और अगर नहीं आते हो तो आपको कैंसिल पे क्लिक करना है। इफ द कैंडिडेट विशेस टू प्रोसीड इन द जनरल लिस्ट ही शी में क्लिक द कैंसिल बटन। अच्छा अगर आप चाहते हो कि आप जनरल कैटेगरी से हो या तो, और आप चाहते हो कि आपको जनरल कैटेगरी से ही आपकी काउंसलिंग की जाए, तो आप कैंसिल बटन पे क्लिक कर सकते हो। However, if the candidate desire to opt for nomination in any special category, he she may click OK button. This will again navigate the candidate to अगर अब यहाँ पे भी क्या है कि मान लो आप स्पेशल कैटेगरी में ऑप्ट करना चाहते हो काउंसलिंग के लिए, तो आप ओके पे क्लिक करोगे और फिर से आपको वो वहीं ले जाएगा डॉक्यूमेंट अपलोड पेज पे, जहाँ पे आप डॉक्यूमेंट को अपलोड करोगे। कौन सा? स्पेशल कैटेगरी वाला डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी वही स्क्रीन खुल गया, स्पेशल कैटेगरी वाला डॉक्यूमेंट यहाँ से उसी तरीके से अपलोड करोगे। यहाँ पे अपलोड टाइप में जाओगे और कैटेगरी सर्टिफिकेट और वहाँ पे चूज फाइल कर दोगे, उसके बाद अपलोड कर दोगे। Filling and giving preference for choices wherever applicable. For filling of choices, the candidate is required to press the proceed button. अब इसके बाद में आपको proceed button पे क्लिक करना है, जिससे कि आप choice filling करोगे। The available course specific choices wherever applicable based on the candidate's application will also be. अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म भरते टाइम जिन कोर्स के लिए ऑप्ट किया होगा वही आपको वहाँ पे शो होंगे कि भाई आपने इन कोर्स के लिए ऑप्ट किया था। Candidate will be required to indicate his or order of preference. अच्छा, from among those listed under the concerned course of study, the candidate can modify, change the order of preference as many times as required during the choice filling period. अच्छा देखो, जैसे कि मान लो कई सारे कोर्स आपको ऑफर हुए हैं, तो फर्स्ट नंबर पे आप कौन सा कोर्स चाहते हो, ठीक है, उसको फर्स्ट नंबर पे रख दो, फिर दूसरे नंबर पे कौन सा चाहते हो, इस तरीके से आप ऑर्डर ऑफ चॉइस फिलिंग आप रख सकते हो। और पूरे प्रोसेस के दौरान कभी भी आप अपना ऑर्डर ऑफ चॉइस फिलिंग चेंज कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो। द प्रोसीड आइकन अगेंस्ट द कोर्स इज एक्टिव एज पर द शेड्यूल ऑफ द काउंसलिंग डेट्स। और किसी भी कोर्स के अगेंस्ट जो प्रोसीड बटन होता है वो काउंसलिंग डेट जो दी होती है एमयू के द्वारा, जो शेड्यूल रिलीज होता है उसके हिसाब से ही एक्टिव और इनएक्टिव होती है। अच्छा, काउंसलिंग डैशबोर्ड, ये तो हम बात कर चुके हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लो कई सारे कोर्सेज हैं, वो मैंने बताया भी था अभी कि भाई कई सारे कोर्सेज हैं और आपको 2 कोर्सेज दिए हैं, उसमें से किसी ऊपर वाले मान लो कोर्स पे ऑप्ट करना है, तो वहाँ पे आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे। The preference order of choices may be done by selecting a particular choice from offered choice list. Available choices and pressing the add button so that it gets added to the confirm list. अच्छा, प्रेफरेंस ऑर्डर कैसे चेंज कर सकते हैं भाई? इस तरीके से भी कर सकते हैं कि चलो मान लो हमने एक कोर्स पहले कंफर्म कर लिया था, उसके बाद में दूसरा कोर्स ले लिया हमने और उसको जाके ऐड कर दिया, है ना। इस तरीके से भी कहाँ ऐड कर दिया? कंफर्म लिस्ट में। The candidate may remove any choice from the confirm list in a similar way by selecting that choice and pressing the remove button. अब जैसे मान लो यहाँ पे है, ठीक, यहाँ पे ये आपके ऑफर चॉइस लिस्ट है ना। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे ऐड कर देना है, यहाँ से आप ऐड कर पाओगे और यहाँ से आप रिमूव कर पाओगे, है ना। ऐड रिमूव इस तरीके से करना है आपको। अच्छा, अब क्या है कि देखा, कैंडिडेट शुड सेलेक्ट एंड ओनली दोज चॉइसेस इन विच ही शी is interested from the available choices applicable for concerned course. Once the candidate has added all the choices to the confirmed list in which he she is interested to be considered for admission and that arrange order of preference, he she is required to opt whether he she wants. अच्छा देखो, इसमें क्या लिखा है कि कैंडिडेट को वही चॉइस भरनी है जो कि जिसमें कि वो इंटरेस्टेड है ना। और जब सारी चॉइसेस वो ऐड कर लेगा जिसमें कि वो इंटरेस्टेड है,
कन्फर्म लिस्ट में जब वो ऐड कर लेगा तो उससे ये पूछा जाएगा कि उसको अपग्रेडेशन चाहिए कि नहीं चाहिए। मतलब वो जो चॉइस फिलिंग की जो लिस्ट है अपनी, उसमें ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस दोबारा से चेंज करना चाहता है कि नहीं चाहता है। और किस ऑर्डर में लगाना होता है भाई? चॉइस फिलिंग में आपको सबसे पहला जो सब्जेक्ट होता है जो आपको चाहिए होता है, जो स्कूल पहला चाहिए होता है, उसको आपको सबसे ऊपर रखना होता है। फिर सेकंड नंबर पे जो आपको उससे बाद चाहिए होता है वो सेकंड नंबर पे रखना होता है। इन केस द कैंडिडेट चेक्स नो, अगर ये मान लो इफ एडमिटेड टू द लोअर चॉइस वुड कंसीडर एप्लीकेशन, अगर मान लो कि जैसे मान लो कि आपको चाहिए पीसीबी चाहिए, जैसे मान लो फर्स्ट करो आपको पीसीबी चाहिए और आपको मिल गया पीसीएम, तो उसके बाद में फिर क्या आप अपग्रेडेशन चाहोगे चॉइस फिलिंग में? अगर आपने नो कर दिया, ठीक है ना, तो क्या होगा? हिज हर नेम विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन। तो क्या होगा कि आपको ना ही अगले राउंड में भेजा जाएगा काउंसलिंग के लिए, ना ही आपका अपग्रेडेशन होगा। द कैंडिडेट हैज आल्सो टू गिव एन अंडरटेकिंग दैट द डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड बाय हिम आर जेन्युइन एंड इफ एनी स्टेज एंड डॉक्यूमेंट इज फाउंड टू बी forged, tampered, the admission of the candidate will be cancelled and it will be the sole responsibility of the candidate. Further, the university will be forced to take any legal action against him as per law. अब जैसे मान लो यहाँ पे एक मतलब ऐसे समझ लो कि एक छोटा सा एग्रीमेंट होता है या कंसेंट आपसे लिया जाता है कि भाई आप जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो, अगर वो किसी तरीके से फर्जी पाए जाते हैं तो या ये पाया जाता है कि उनके साथ छेड़खानी की गई है, तो यूनिवर्सिटी जो है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है, वो आपके खिलाफ कोई एक्शन भी ले सकती है एज पर द लॉ, मतलब कानून के मुताबिक। अब सबमिशन की बात कर लेते हैं। द कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू फाइनली क्लिक ऑन द सबमिट बटन फॉर फाइनल सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड चॉइसेस फॉर सब्सिक्वेंट वेरिफिकेशन। वन सबमिशन इज डन सक्सेसफुली, द स्टेटस अगेंस्ट द कोर्स कंसर्न्ड ऑन द काउंसलिंग डैशबोर्ड विल चेंज फ्रॉम सबमिशन पेंडिंग टू सबमिटेड। अब सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में सबमिट पे क्लिक कर रहा होता है ना, और जब सारे डॉक्यूमेंट्स सबमिट हो जाते हैं तो काउंसलिंग डैशबोर्ड पे सबमिशन पेंडिंग से सबमिटेड दिखाता है। जैसे सबमिशन पेंडिंग यहाँ पे दिखा रहा था, तो यहाँ पे अब सबमिटेड दिखाएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। द कैंडिडेट में मॉडिफाई द सबमिटेड चॉइसेस, और अगर कैंडिडेट चाहता है कि भाई हम दोबारा से डॉक्यूमेंट अपलोड करें, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन चाहता है, तो वो जो मॉडिफाई बटन था सबमिशन सबमिटेड के बगल में, उस पर भी क्लिक कर सकता है ना। एंड अ कैंडिडेट हु डज नॉट सबमिट द चॉइसेस अंडरटेकिंग एज पर नोटिफाइड शेड्यूल विल बी ट्रीटेड कैंडिडेट हु इज नॉट इंटरेस्टेड इन टेकिंग एडमिशन इन द कंसर्न कोर्स ऑफ स्टडी एंड विल देयरफॉर नॉट बी कंसीडर्ड फॉर काउंसलिंग एडमिशन टू द। अच्छा, जो भी स्टेपुलेटेड टाइम दिया होता है, अगर उसमें आप चॉइस फिलिंग नहीं करते हो और अपना जो ऑर्डर ऑफ चॉइस है वो नहीं डिक्लेयर करते हो, तो ये माना जाएगा कि आप एडमिशन में इंटरेस्टेड नहीं हो और मतलब आपका नाम एडमिशन लिस्ट से हटा दिया जाएगा। इफ अ कैंडिडेट logs in after expiry of the time for choice filling, then the choices cannot be submitted, and if already submitted then the same cannot be modified or altered. अच्छा भाई, हर चीज़ का एक टाइम होता है भाई। चॉइस फिलिंग में आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया जाता है कि इस टाइम से इस टाइम तक आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो, और उसके बाद में अगर मान लो लॉग इन करते हो आप चॉइस फिलिंग के लिए, तो वो नहीं माना जाएगा। और अगर उससे पहले चॉइस फिलिंग कर चुके हो टाइम एक्सपायर होने के बाद पहले, और अगर आप मॉडिफिकेशन चाहते हो तो अब मॉडिफिकेशन नहीं हो पाएगा। वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स विल बी वेरीफाइड ऑनलाइन बाय द verified officer, verifying officers during online verification. The verified officer may either find the candidate eligible for provisional admission based on the provisional documents submitted by the candidate, or alternatively find the candidate ineligible on account of not fulfilling the eligibility criteria of the course concerned as per uploaded documents, or due to non-uploading of the relevant documents by the candidate. अच्छा, जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर लेते हो तो क्या होता है कि जो वेरीफाइंग ऑफिसर्स होते हैं वो आपका जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसको वेरीफाई करते हैं। और अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो आपका एडमिशन कंफर्म होता है प्रोविजनल का मतलब क्या होता है कि अभी भी आपका पेंडिंग है थोड़ा सा, मतलब भाई पूरा ये प्रोसेस होगा काउंसलिंग का,
उसके बाद में आप फी सबमिट करोगे तभी तो होगा आपका। तो प्रोविजनल का मतलब यही होता है कि आपका पूरी तरीके से कंफर्म नहीं है ना। तो अगर मान लो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइंग ऑफिसर ने वेरीफाई कर दिए तो उसके बाद में क्या होगा कि वो आगे फॉरवर्ड कर देगा, मतलब उसको वेरीफाई कर देगा तो आप अपनी प्रोसेस को आगे कर सकते हो। और अगर नहीं होगा, आप अनएलिजिबल पाए जाते हो, तो फिर क्या होगा कि भाई आपका जो एडमिशन है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। The status of the candidate with regard to the verification of documents will be visible to the candidate in their login account on the counseling cum admission portal. अब वेरिफिकेशन जो होगा वो आपके इसी पोर्टल पे ही दिया जाएगा कि भाई वेरीफाई हो गए हैं आपके डॉक्यूमेंट्स, और कैंडिडेट्स हु डॉक्यूमेंट्स आर नॉट एक्सेप्टेड बाय द वेरीफाइंग ऑफिसर विल नॉट बी कंसीडर्ड। और ऐसे कैंडिडेट्स जो हैं जिनका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होगा वो काउंसलिंग या एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। Resubmission. The candidates will be given a correction window as per notified schedule. और अगर मान लो आपकी जो वेरिफिकेशन रिपोर्ट है वो निगेटिव आती है, मतलब कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एलिजिबल नहीं हैं, है ना, और आपको वेरिफिकेशन में फेल कर दिया जाता है, तो इन दैट केस आपको री-वेरिफिकेशन का भी एक मौका दिया जाता है। During this period, the candidate has to upload and submit the documents again as per the objections raised by the verifier. The resubmitted documents will be scrutinized again by the verifier and और इस पीरियड में आपको क्या करना होता है, जैसे मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है हाई स्कूल की मार्कशीट में, तो आपको उसको सही कराना होगा और सही करा के आपको दोबारा सबमिट करना होगा। ऐसा नहीं है कि भाई डेट ऑफ बर्थ गलत थी तो आपने कुछ और करेक्शन करा के उसको सबमिट कर दिया, उसको फिर एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और दोबारा उसको वेरीफाई किया जाएगा और फिर उस पर वेरीफाइड आपका ऑप्शन शो हो जाएगा। Candidates whose documents are not accepted by verifying officers, admission coordinator will not be considered for counseling admission to the concerned course of study and no further correspondence in this matter will be considered. और इसमें क्या होगा, वही बात है कि अगर आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो वेरीफाई नहीं किए गए तो आपका एडमिशन नहीं मिलेगा, काउंसलिंग नहीं होगी। ऑफर एडमिशन एंड पेमेंट ऑफ फी बेस्ड ऑन कैंडिडेट की रैंक के हिसाब से और उसकी कैटेगरी और चॉइस फिलिंग के हिसाब से उसको एक प्रोविजनली एक सीट दी जाएगी उस कोर्स में जिसमें उसने ऑप्ट किया है, और कब की जाएगी, ऑनलाइन वेरिफिकेशन के बाद में, उसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके बाद में। A candidate who has been allotted a seat and wishes to complete the admission formalities is required to log in into his or her account or counseling admission portal to accept the allotted seat and secure the provisional admission in the concerned course of study by depositing the admission fees. अगर किसी कैंडिडेट को सीट अलॉट की जाती है और वो एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करना चाहता है तो वो अपने काउंसलिंग पोर्टल पे लॉगिन करेगा और उसके बाद में जो अलॉटेड सीट है उसको एक्सेप्ट करेगा और अपनी फी को पे करेगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, काउंसलिंग डैशबोर्ड में ये स्क्रीन आएगा आपके सामने, ठीक है। मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा जैसे पहले दिया हुआ था। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से पेमेंट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या करना होगा, यूपीआई आईडी आपको डालना होगा, या अपने कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, या आप नेट बैंकिंग से, वॉलेट से, कैश, आपके जो कार्ड्स होते हैं, क्रेडिट कार्ड, कहीं ऑप्शन आपका डेबिट कार्ड का भी होता है तो उससे भी आप पेमेंट कर सकते हो। कैंडिडेट्स हु नॉट पे एडमिशन फी विद इन द स्पेसिफाइड पीरियड, अगर कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसको एडमिशन मिल रहा है बट उसने पे नहीं की है अपनी एडमिशन फीस, तो उसका एडमिशन जो है वो कैंसिल माना जाएगा। Subsequent rounds of counseling and seat upgradation. Candidates who miss a round of counseling due to any reason will be eligible for passing. अच्छा, जैसे मान लो कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसने फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग मिस कर दी, तो अगले राउंड में वो काउंसलिंग को जो है वो अटेंड कर सकता है और उसके लिए आपको मतलब सेकेंड राउंड में रजिस्टर करना होगा। Candidates who participate in round of counseling but are not offered admission will be eligible for subsequent round of counseling. They will have the option of exercising fresh choices. और अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है कि सब्सिक्वेंट राउंड में किनको जरूरत पड़ेगी दोबारा काउंसलिंग करने की।
तो अब जैसे मान लो किसी राउंड में आपने काउंसलिंग की और आपको एडमिशन नहीं मिला, ठीक है ना, तो अगले राउंड में क्या आप दोबारा से काउंसलिंग करवाओगे अपनी, और उसमें हो सकता है आपको एडमिशन मिल जाए, और उसमें आपको अपनी फ्रेश चॉइसेस फिल करनी होगी, स्कूल की, कोर्स की, ये सब की, है ना। अब जैसे मान लो आपको साइंस चाहिए थी, आपको मिल गई मैथ, है ना, और मैथ को आपने सेकंड नंबर पे रखा था, या आपने मैथ को थर्ड नंबर पे रखा था, तो आप भी अगले राउंड की अपनी काउंसलिंग करवा सकते हो। और लेकिन उन कैंडिडेट को अपनी चॉइस को बदलने का मौका नहीं मिलेगा अगली बार। कैंडिडेट्स हु हैज बीन ऑफर्ड एडमिशन ऑन देयर फर्स्ट प्रेफरेंस चॉइस विल नॉट बी। अच्छा, जैसे मान लो आपने फर्स्ट नंबर पे मैथ्स को पीसीएम रखा अपना, है ना, स्ट्रीम, और आपको पीसीएम में मिल गया, तो आपको अगले राउंड की काउंसलिंग करने का मौका नहीं मिलेगा। कैंडिडेट्स हु हैव गॉट देयर एडमिशन कंप्लीटेड इन अ गिवन राउंड एंड सब्सिक्वेंटली गेट काउंसल्ड विल नॉट। अच्छा, फर्स्ट राउंड में मान लो आपका एडमिशन भाई पूरा कंफर्म हो गया, बट आपने क्या किया कि आपने आपको विड्रॉ कर लिया कि हम एडमिशन लेंगे ही नहीं, तो आपको अगले राउंड में काउंसलिंग में मौका नहीं दिया जाएगा। Physical reporting of candidates is all provisionally admitted candidates shall be required to report physically and produce the originals of all documents, mark sheet, certificate, schedule, history after। अब ये पूरा प्रोसेस होने के बाद में आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं बताए जाएंगे, जैसे कि आपका मार्कशीट हो गई, सर्टिफिकेट्स हो गए, जो भी चीज़ें हैं, फोटोज़ हो गई, ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें लेके आपको एमयू का जो शेड्यूल होगा उसको देखना होगा और फिजिकली वहाँ पे रिपोर्ट करना होगा, जो डेट, जो टाइम, जो जगह बताई जाएगी एमयू के द्वारा वहाँ, ठीक है। और इन केस एनी प्रोविजनली एडमिटेड कैंडिडेट डज नॉट रिपोर्ट एज पर नोटिफाइड शेड्यूल और फेल्स टू प्रोड्यूस द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आर प्रोड्यूस आर फाउंड टू बी टेम्पर्ड। अब जैसे मान लो कोई बंदा जो है वो नोटिफाइड शेड्यूल पे नहीं पहुंच पाता है या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस नहीं कर पाता है, उसके डॉक्यूमेंट्स के साथ पाया जाता है कि छेड़छाड़ की गई है ना, तो ऐसे में क्या होगा कि उसका जो मतलब एडमिशन है वो कैंसिल किया जाएगा। और अगर मान लो यूनिवर्सिटी को लगेगा कि डॉक्यूमेंट्स में कुछ गड़बड़ है, तो यूनिवर्सिटी उसके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले सकती है। कैंसिलेशन, अब जैसे मान लो किसी कैंडिडेट ने सोचा कि उसे एडमिशन नहीं चाहिए, तो वो क्या कर सकता है, अपने अकाउंट में लॉगिन करेगा और कैंसिलेशन के लिए कैंसिलेशन या एग्जिट ऑप्शन में क्लिक करेगा, अपने कोर्स के सामने जो दिया होता है ऑप्शन में, है ना। और अगर यूनिवर्सिटी को परमिशन होगी कि भाई आपकी फीस वापस होनी चाहिए, तो आपको फीस भी वापस मिलेगी। वैसे जनरली ऐसा होता नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे हमारा आज का सेशन एंड होता है। आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम अपने कमेंट सेक्शन में लेंगे, ठीक है ना। तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप हमारे कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के भेज सकते हैं। और बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू। काउंसलिंग बहुत अच्छे से करिए, जो भी प्रोसेस बताया गया है उसको बहुत अच्छे से फॉलो करिए, टाइम पे जाइए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।